हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। हिंदी नाटक यूनिट 8 जो कि यूजीसी नेट के जो सिलेबस में है, जयशंकर प्रसाद जी की नाटक आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों नाटक के बिल्कुल एकदम संक्षेप में नोट्स हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आपने अभी तक देखो 8 तारीख को 8 जनवरी को इसका पेपर है यूजीसी का, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है नाटक को तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, और अगर पढ़ भी लिया है तो आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त नाटक को देख लेते हैं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1931 ईस्वी है। मैं थोड़ा फास्ट ही चलूँगी, जो मेन मेन पॉइंट होंगे उनको आपको बताती चलूँगी। वैसे सारे मेन मेन पॉइंट ही हैं यहाँ पर। चंद्रगुप्त प्रसाद की नाट्य रचना का शिखर बिंदु है। विषय वस्तु की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रमुख ऐतिहासिक नाटक है। चंद्रगुप्त के नाम से ही पता चल रहा है, ये चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सारे हमारे ऐतिहासिक नाम हैं। और इस नाटक के द्वारा प्रसाद ने भारतीयों के मन में गौरव का भाव जगाने का प्रयास किया है। इस नाटक में विदेशियों से भारत का संघर्ष तथा उस संघर्ष में भारतीयों की विजय का को दिखाया गया है, जिससे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के प्रति लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो सके। मैं एक ही बार पढ़ूंगी, आपको अगर पढ़ना है तो आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझे पता है बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पूरी वीडियो देखते ही नहीं है। चंद्रगुप्त का कथानक इतिहास की 3 प्रमुख घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि आपको कोई भी मतलब नाटक दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन से नाटक की का कथानक इतिहास की 3 प्रमुख घटनाओं पर आधारित है। तो चंद्रगुप्त नाटक है। एक तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण करना, ये घटना इसमें दिखाई गई है। नंद कुल का उन्मूलन जो कि चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था, और सेल्यूकस की पराजय तथा चंद्रगुप्त के राजा बनने की घटना पर आधारित है। इस नाटक में मुख्य कथा के अतिरिक्त कई उपकथाएं भी साथ साथ में चलती हैं, जैसे कि सिद्धरन और अलका की कथा, राक्षस और सुहासिनी की कथा। राक्षस मतलब वैसा राक्षस नहीं है, राक्षस नाम है यहाँ पर। और पर्वतेश्वर और अलका की कथा, ये उपकथाएं हैं छोटी छोटी, जो कि मुख्य कथा के साथ साथ में चलती रहती है। अगर हम चंद्रगुप्त नाटक की बात करें तो इसमें 4 अंक हैं, 46 दृश्य हैं और 13 गीत हैं। ठीक है, 46 दृश्य और 13 गीत हैं इस नाटक के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम प्रथम अंक की बात करें, बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे। प्रथम अंक की बात करें तो इस नाटक का जो प्रारंभ है वो तक्षशिला के गुरुकुल में युवकों के पारस्परिक वार्तालाप से होता है। मतलब वहाँ के जो बच्चे हैं, युवक हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर चाणक्य, सिंगरन, आम्भिक, अलका और चंद्रगुप्त उपस्थित होते हैं। आम्भिक और चंद्रगुप्त में संघर्ष होता है। आम्भिक भी वहीं पर पढ़ने वाला एक छात्र था, और चंद्रगुप्त को चाणक्य के द्वारा ले जाया जाता है तक्षशिला में, और वो उसे वहीं पर शिक्षा देते हैं। ठीक है, आम्भिक उससे मतलब चंद्रगुप्त को पसंद नहीं करता है, और उन दोनों के बीच में संघर्ष चलता ही रहता है, और आम्भिक पराजित होकर के चला जाता है। चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मगध, और अलका के कहने पर सिंगरन गांधार को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मगध मगध को छोड़ देता है, और अलका के कहने पर सिंगरन गांधार को छोड़ करके चला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इस अंक में यानी कि जो पहला अंक है उसमें मुख्य रूप से चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य का नंदकुल के सर्वनाश की योजना बनाना, सीमा प्राप्ति की ओर प्रस्थान करना, प्रतिपक्षी आम्बिक का सिंधु तट पर विरोध करना, दांड्यायन के आश्रय में दोनों पक्षों के लोगों का एकत्र होना, और दांड्यायन की प्रशंसा से चंद्रगुप्त का सम्मान, तथा मगध से लेकर गांधार तक की राजनीतिक स्थिति की प्रतिष्ठा की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, यही नोट्स है जो आपको याद करने हैं, यही काम आने वाले हैं। दूसरा है यहाँ पर द्वितीय अंक में 10 दृश्य है, ये याद रखना है। इस अंक में क्या दिखाया गया है, पश्चिमोत्तर सीमा पार की राजनीतिक वस्तु स्थिति की स्पष्ट रूपरेखा इसमें देखी जा सकती है। दुराचारी फिलिप्स के चंगुल से कार्नेलिया का निकलना, सूझबूझ और अपरिमित शक्ति के आधार पर सिकंदर को नीचा दिखाने में सफलता पाना, विदेशी सेना की स्थिति एवं युद्ध कला की जानकारी, चाणक्य को मिलना, चंद्रगुप्त को दोनों गणतंत्रों का सेनापति बनाना आदि कई महत्वपूर्ण घटनाएं इस अंक में घटती हैं। इसी अंक में घायल सिकंदर को चंद्रगुप्त प्राणदान
दे देता है। ठीक है, सिकंदर जो कि घायल हो जाता है तो चंद्रगुप्त उसे छोड़ देता है। ये द्वितीय अंक में 10 दृश्य इसी प्रकार से दिखाए गए हैं। जो तीसरा अंक है उसमें 9 दृश्य दिखाए गए हैं। तो इसमें क्या होता है, तीसरे अंक का जो आरंभ है वो विपाशा तट से होता है। ठीक है, याद रखना है विपाशा तट से होता है, जहाँ राक्षस चाणक्य के बनाए गए चक्र में फंस जाता है। ठीक है, जो राक्षस है वो चाणक्य के बनाए गए चक्रव्यूह में फंस जाता है। दूसरे दृश्य में चाणक्य पर्वतेश्वर को आत्महत्या से रोकता है। सिकंदर अपने अनुचरों के साथ नौका से वापस लौट जाता है। चौथे दृश्य में राक्षस को एक चर के द्वारा पता लगता है कि चाणक्य उसको माया चक्र में फंसाकर मगध में विद्रोह कराने वाला है। ठीक है, मतलब उसको ये पता चल जाता है किसी चर चर का मतलब है किसी और के द्वारा। तो चाणक्य उसको माया चक्र में फंसाकर मगध में विद्रोह करने वाला है। कहाँ पर विद्रोह करने वाला है? मगध में। पांचवें दृश्य में दिखाए गए हैं नंद सुवासिनी के साथ दुर्व्यवहार करता है। ठीक है, लेकिन समय पर आकर राक्षस उसे बचा लेता है। छठे दृश्य में चाणक्य सक्टार से मिलता है जो नंद से प्रतिशोध लेना चाहता है। सातवें दृश्य में जो मालविका है, ये हमने देख लिया, मालविका से मिलता है जो नंद से प्रतिशोध लेना चाहता है। ठीक है, एक मिनट, ये छठे का ही आ गया है। ठीक है, ये छठे दृश्य का है। और सातवें दृश्य में क्या होता है, मालविका नंद को चाणक्य का दिया पत्र और राक्षस की अंगूठी देती है। आठवें दृश्य में नंद के प्रति विद्रोह होता है। और नौवें दृश्य में चंद्रगुप्त मगध का शासक बन जाता है नंद को हरा करके। ठीक है, वो नंद का खात्मा कर देता है नंद को, और खुद से वहाँ पर मगध का शासक बन जाता है। चौथे दृश्य में 14 दृश्य है। इस अंक में क्या है, पर्वतेश्वर के प्राणों का अंत होता है तथा कल्याणी के आत्महत्या कर लेने से चंद्रगुप्त का राज्य निष्कंटक हो जाता है। चंद्रगुप्त की प्राण रक्षा करते हुए मालविका अपने प्राण दान देती है तथा उसकी हत्या करके राक्षस सेल्यूकस के यहाँ चला जाता है। इधर चाणक्य की नीति से उदास होकर चंद्रगुप्त के माता पिता राज्य छोड़कर चले जाते हैं, जिससे चंद्रगुप्त और चाणक्य में मतभेद होता है और चाणक्य भी राजमहल छोड़ करके चला जाता है। अंत में फिर चंद्रगुप्त को युद्ध में चाणक्य सिकरण आकर के मदद करते हैं, जिससे वो विजयी होता है। और अंत में कार्नेलिया और चंद्रगुप्त के साथ राक्षस और सुवासिनी का विवाह होता है। अंत में कार्नेलिया और चंद्रगुप्त के साथ, मतलब कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का विवाह होता है एक तरफ, और दूसरी तरफ राक्षस और सुवासिनी का विवाह होता है तथा चाणक्य राजनीति से संन्यास ले लेता है। ठीक है, ये इसके जो है वो कथानक है। पुरुष पात्र की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त इसमें मेन पात्र है। चंद्रगुप्त नाटक में धीरोदात्त नायक है, जिसमें साहस, आत्मविश्वास और निर्भीकता आदि गुण है। अंत में वह मगध ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट बन जाता है। चाणक्य है, चाणक्य क्या करता है, मुख्य पात्र के रूप में नाटक में आता है। मुख्य पात्र के रूप में नाटक में आता है। इसमें दूरदर्शिता, सतर्कता और गंभीरता जैसे गुण हैं। नाटक में यह तत्कालीन समाज में व्याप्त एक मिनट, ब्राह्मणत्व को प्रदर्शित करता है। वैदिक अनुयायी था, जो चाणक्य था वो वैदिक अनुयायी था, ये याद रखना है आपको। ये जब मगध का सम्राट बनता है चंद्रगुप्त, चाणक्य उसका प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, आगे आता है एक पात्र है इसका सिकरण, जो कि अलका का प्रेमी है, मालवगढ़ का प्रमुख है। ये राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। पर्वतेश्वर ये पंजाब का राजा होता है, जो अकेले सिकंदर से युद्ध करता है और पोरस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये सारे पात्र आप देख सकते हो यहाँ पर। नंद है, मगध का सम्राट है, कल्याणी का पिता है, भोगी विलासी शासक है ना, जिसका खात्मा बाद में चंद्रगुप्त के द्वारा किया जाता है। राक्षस मगध का अमात्य है। वररुचि कात्यायन मगध का अमात्य है। ये भी सक्टार मगध का मंत्री है। आम्बिक ये तक्षशिला का राजकुमार है। ठीक है, जिसका तक्षशिला के अंदर क्या होता है, गुरुकुल में संघर्ष होता है। मतलब आम्बिक किसके साथ, चंद्रगुप्त के साथ हमेशा संघर्ष ही करता रहता है।
सिकंदर ग्रीक विजेता है। फिलिप्स सिकंदर का छत्रक, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता है। एरिसाक्रिटीज ये सिकंदर का सहचर है। और देवबल नागदत्त गणमुख्य है। साइबर्टियस मेगस्थनीज गांधार नरेश यहाँ भी आप पता है। सेल्यूकस दांड्यायन अलका सुवासिनी ये सारे आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और कल्याणी ये मगध की राजकुमारी है। इसी प्रकार हम स्कंदगुप्त के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में ही देखेंगे। प्रकाशन वर्ष है इसका 1928। ये नाटक 5 अंकों में विभक्त है। प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में दिखाई देता है, तो ये स्कंदगुप्त के अंदर दिखाई देता है, जो कि 1928 में प्रकाशित हुआ था। आगे यहाँ पर गुप्त वंशीय सम्राट स्कंदगुप्त, ये भी गुप्त वंश का सम्राट है, वो मौर्य वंश का है, ठीक है। गुप्त वंशीय सम्राट स्कंदगुप्त, इसका इस समय दे रखा है। इसके जीवन को आधार बनाकर इस नाटक के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने तत्कालीन परिदृश्य में औपनिवेशिक सत्ता से संघर्ष तथा राष्ट्र के एकीकरण के लिए प्रेरित किया है। इसमें अंक है 5, दृश्य 33, गीत 7, पुरुष पात्र 17 और स्त्री पात्र 8, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये पूछी जाती है। इसकी भूमिका देख लेते हैं। भूमिका इंपॉर्टेंट होती है हर किसी गद्य विधा की। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अतीत के तथ्यों के गहरे शोध पर आधारित है। स्कंदगुप्त नाटक की भूमिका स्वरूप प्रसाद ने स्कंदगुप्त नाटक की जो भूमिका है, स्वरूप प्रसाद ने स्कंदगुप्त तथा मातृगुप्त यानी कि कालिदास का नाम दिया गया है। मातृगुप्त संबंधी ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचन किया है तथा गुप्त राजवंश की वंशावली इसमें प्रस्तुत की गई है। प्रसाद ने इतिहास में 3 विक्रमादित्य तथा 3 कालिदास माने हैं, ये ध्यान रख लेना है। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने इतिहास में 3 विक्रमादित्य और 3 कालिदास माने हैं। स्कंदगुप्त जो है वो तीसरे नंबर के क्या है, विक्रमादित्य बताया गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। और उनके समकक्ष दूसरे वाले काव्यकार कालिदास है, यानी कि जब तीसरे नंबर के विक्रमादित्य हैं उनको क्या कहा गया है, स्कंदगुप्त कहा गया है। और जो कालिदास 3 है उसमें से दूसरे नंबर के हैं वो क्या है, काव्यकार कालिदास है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रसाद ने नाटककार तथा काव्यकार कालिदास को अलग अलग माना है, ये भी याद रखना है। जो जयशंकर प्रसाद जी ने नाटककार और काव्यकार कालिदास को अलग अलग माना है। प्रपंच बुद्धि और मुदगल इसमें कल्पित पात्र हैं, ये भी याद रख लेना है। इन पात्रों के नाम याद रख लेना। प्रपंच बुद्धि और मुदगल ये दोनों पात्र किसमें आते हैं, तो ये स्कंदगुप्त के पात्र हैं, ये कल्पित पात्र हैं। देवसेना और जयमाला वास्तविक और कल्पित पात्र दोनों हो सकते हैं, मतलब इनका कंफर्म नहीं है कि देवसेना और जयमाला वास्तविक है या फिर कल्पित पात्र है। विजया, कमला, रामा और मालिनी ये सब कल्पित पात्र रखे गए हैं। स्कंद की माता का नाम क्या है, देवकी रखा गया है, इसका स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इसलिए ये संदिग्ध है। शेष सभी जो पात्र हैं वो ऐतिहासिक हैं इसके अंदर। प्रमुख उद्धरण देखो, इस नाटक से क्या है कि ज़्यादातर उद्धरण पूछे जाते हैं, मतलब प्रमुख कथन पूछे जाते हैं, तो इनको हम यहाँ पर जरूर देखेंगे। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती इच्छा उससे बेगार कराती है। ये कौन कहता है, ये स्कंदगुप्त का कथन है, ठीक है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती इच्छा उससे बेगार कराती है, ये स्कंदगुप्त का कथन है। युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है, ये कुमारगुप्त ने धातुसेन से कहा है, ठीक है। युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। कुमारगुप्त किससे कहते हैं, धातुसेन से कहते हैं। दोनों पात्रों के नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर नहीं धर्मावतार, समझ में तो इतनी बात आ गई कि लड़कर ले लेना ही मतलब अपने हक को ले लेना ही एक प्रधान स्वत्व है संसार में, इसी का बोलबाला है। ये किसने कहा है, ये धातुसेन ने कहा है।
जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा, और यदि मांगकर मिल जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा। ये भट्टार्क का कथन है। जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा, और यदि मांग कर मिल जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा। ये भट्टार्क का कथन है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। ये मातृगुप्त का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं। तुम अपनी निष्ठुर क्रीड़ा के विभ्रम से बहकाने से सुखी हुए, फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने से। उस सुख का आलिंगन करने कभी भूल कर आ जाना, मिलन क्षितिज तट मधु जल निधि में मृदु हिलकोर उठा जाना। ये मातृगुप्त का कथन है। अपनी जन्मभूमि कश्मीर के वियोग में वे इस कथन को लिखते हैं। ठीक है, इन पंक्तियों को लिखते हैं कौन, मातृगुप्त। क्योंकि मातृगुप्त इसमें एक कवि है और कवि इन पंक्तियों को लिखते हैं, ये ध्यान रख लेना है। पुरुष है कुतूहल और प्रश्न, और स्त्री है विश्लेषण उत्तर और सब बातों का समाधान। ये धातु सेन कहते हैं किसे, मातृगुप्त से। पुरुष क्या है, पुरुष एक उलझा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं उलझा हुआ जीव है, और पिड़सन ही पिड़सन है। लेकिन जो स्त्री होती है वो विश्लेषण है, उत्तर है और सभी बातों का समाधान है। मुझे भी ये बात बिल्कुल करेक्ट लगती है, ऐसा ही होता है ना। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। आगे देखेंगे किसने कहा है। और जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है वही स्वर्ग है। जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है वही स्वर्ग है। ये किसने कहा है, देवसेना विजया से कहती है। ठीक है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। ये दोनों ही जो कथन है, ये दोनों ही कथन किसके हैं, तो देवसेना विजया से बोलती है। विजया और देवसेना, इनके नाम याद रख लेना। ये पात्र देखो मैं अलग से इसमें नहीं लिखवाई हूँ, क्योंकि पात्र इसमें सारे ही आ रहे हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा। संसार में जो सबसे महान है वह क्या है, त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। ये स्कंदगुप्त कहते हैं किससे, चक्रपालित से। संसार में जो सबसे महान है वह क्या है, त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। ये स्कंदगुप्त का कथन है। ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। ये स्कंदगुप्त चक्रपालित से कहते हैं। आगे है नए ढंग के आभूषण। देखो इसके सभी जो कथन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि पेपर में इसके कथन बहुत पूछे जाते हैं। आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए कथनों से ज़्यादा पूछे गए हैं। कथन और पात्र दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। सुपुरुष मतलब अच्छा पुरुष, अच्छे पुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए एक धोखे की टट्टी। ये देवसेना का कथन है। ठीक है, प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय है। ये भी देवसेना का कथन है। देवसेना कथन बहुत पूछे जाते हैं। आगे है समष्टि में भी व्यष्टि रहती है, व्यक्तियों से ही जाति बनती है। विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम ना हो। इस अपने ने क्या अन्याय किया है जो इसका बहिष्कार हो। ये जयमाला देवसेना से कहती है। ठीक है, दोबारा पढ़ लेना आप इनको, एक बार आपके समझ में नहीं आएंगे, आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। उतरोगे अब कब भूभार, मानवता में राक्षसत्व का अब है पूर्ण प्रचार। ये मातृगुप्त और मुद्गल हैं जो कि क्या कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, ईश्वर से कह रहे हैं उतरोगे अब कब भूभार, मानवता में राक्षसत्व का अब है पूर्ण प्रचार। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा, परंतु परिणाम में मधुर होता है। ये भट्टार्क का कथन है। नेक्स्ट है यहाँ पर निर्लज्ज हार कर भी नहीं हारता, मरकर भी नहीं मरता। ये भट्टार्क का कथन है। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। ये देवसेना का कथन है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीरों हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। ये किसका कथन है, तो ये मातृगुप्त का कथन है। नेक्स्ट है यहाँ पर सुनाए है वह दधीची का त्याग, हमारा जातीयता विकास। पुरंदर ने पवी से लिखा है अस्थि युग का मेरा इतिहास, सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर में वह रहा। ये मातृगुप्त का कथन है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। ये मातृगुप्त का कथन है। नेक्स्ट है यहाँ पर जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यही हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व,
हमारा प्यारा भारतवर्ष, ये मातृगुप्त का कथन है। आहा वेदना मिली विदाई। देखो ये सीधे सीधे आपसे ये ना पूछ करके कि ये मतलब किसका किस नाटक से है, तो ये भी पूछा जाता है किसका कथन है, और आपको कवि या लेखक का नाम भी दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसे कई बहुत बार आया है। आहा वेदना मिली विदाई, ये किस कवि की पंक्तियां हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां इस तरह से पूछी जाती है। मैंने विरमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, ये किसका है, देवसेना के कथन है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, तीनों के तीनों देवसेना के कथन है, मतलब एक ही है ये तो। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट, ये देवसेना का कथन है। तो हमारा यहाँ पर स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों खत्म हो चुके हैं। ध्रुव स्वामिनी और जो नेक्स्ट है सिंदूर की होली, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा।